हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम स्टडी करेंगे ह्यूमन बॉडीज़ के उन कई मैकेनिज्म्स के बारे में जो हमारे बॉडी के कई पैरामीटर्स को नॉर्मल बनाए रखने का कार्य करते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि मानव शरीर का जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो कैसे मेंटेन बना रहता है? किस प्रकार हमारा जो तापमान है वो नॉर्मल बना रहता है? क्या आप जानते हैं कि बॉडी में कौन कौन से फ्लूइड पाए जाते हैं और वो कहाँ कहाँ उपस्थित रहते हैं? बॉडी के कौन कौन से मैकेनिज्म होते हैं जो बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को बैलेंस रखते हैं? किस प्रकार नेगेटिव फीडबैक सिस्टम बॉडी के आंतरिक वातावरण को रेगुलेट करता है और किस प्रकार पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम हमारे बॉडी की फिजियोलॉजी को मेंटेन बनाए रखने का कार्य करता है? इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा आपको आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो में अंत तक आप मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को स्किप नहीं करें ताकि पूरा नॉलेज आपको मिल सके। तो आइए आज कुछ नया सीखते हैं। आज का हमारा टॉपिक है होम्योस्टासिस। होम्योस्टासिस दो वर्ड्स होमियो और स्टासिस से मिलके बना हुआ है। होमियो मीन्स सेमनेस या एक समान बने रहना, और स्टासिस का मतलब है स्टैंडिंग स्टिल्स, अर्थात उसी अवस्था में रहना। अर्थात हमारा जो बॉडी का जो एनवायरनमेंट है उसका एक समान रूप बने रहना हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। अब बात करते हैं कि होम्योस्टासिस होता क्या है। इट इज़ द मेंटेनेंस ऑफ स्टेबल कंडीशन इन बॉडीज एनवायरनमेंट। हमारे शरीर का जो एनवायरनमेंट है उसका एक समान बने रहना ही होम्योस्टासिस कहलाता है। इट अकर्स ड्यू टू कंटिन्यूस इंटरप्ले ऑफ बॉडीज मैनी रेगुलेटरी सिस्टम्स। हमारे शरीर के कई सिस्टम मिलकर होम्योस्टासिस में हेल्पफुल होते हैं। होम्योस्टासिस इज ए डायनेमिक कंडीशन। होम्योस्टासिस एक गतिशील अवस्था होती है, अर्थात ये एक समान रूप से बना नहीं रहता है। इसमें कई उथल पुथल होती रहती है, चेंजेस होते रहते हैं जिनको वापस बैलेंस करके ये मेंटेन रहता है। इन रेस्पॉन्स टू चेंजिंग कंडीशंस द बॉडीज पैरामीटर कैन शिफ्ट अमंग पॉइंट्स इन ए नैरो रेंज दैट इज कंपेटिबल विथ मेंटेनिंग लाइफ। हमारे शरीर के कई पैरामीटर, टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, शुगर, अन्य बायोकेमिकल्स, वो उनकी एक लिमिट होती है, रेंज होती है, बहुत उसी रेंज में वो नॉर्मल बॉडी को सर्वाइव रख पाते हैं। उस रेंज में यदि कोई बदलाव होता है, कमी या अधिकता होती है तो वो जीवन के लिए खतरनाक हो सकती है। इसलिए होम्योस्टासिस उनकी उस नॉर्मल वैल्यू को, सामान्य मान को बनाए रखता है जो जीवन के लिए ज़रूरी होता है। एक एग्जांपल से समझते हैं कि हमारा जो शुगर होता है, नॉर्मल शुगर लेवल, ब्लड शुगर लेवल, वो 70 से 110 mg/% होता है। इसी प्रकार हमारा जो नॉर्मल टेम्परेचर है, हमारा ब्लड प्रेशर है, अन्य जो पैरामीटर्स है वो नॉर्मल रहते हैं, तभी बॉडी में होम्योस्टासिस रह पाता है। इस होम्योस्टासिस के लिए कई सिस्टम्स और स्ट्रक्चर्स मिलकर कार्य करती है। ईच स्ट्रक्चर फ्रॉम द सेल्यूलर लेवल टू द सिस्टम लेवल कंट्रीब्यूट्स in some way to keeping the internal environment of the body within normal limits। हमारे शरीर के इन पैरामीटर्स को नॉर्मल लिमिट्स में रखने के लिए एक सेल से लगाकर सिस्टम सब मिलके काम करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं होम्योस्टासिस एंड बॉडी फ्लूइड। एन इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ होम्योस्टासिस इज मेंटेनिंग द वॉल्यूम एंड कंपोजिशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, दैट इज डाइल्यूट वाटरी सॉल्यूशंस कंटेनिंग dissolved chemicals that are found inside cells as well as surrounding them। होम्योस्टासिस को बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है जिसका नाम है बॉडी फ्लूइड। हमारे शरीर में जो फ्लूइड होता है वो एक डाइल्यूट और जलीय विलयन या सॉल्यूशन होता है जिसमें कई केमिकल घुले हुए पाए जाते हैं जो कोशिकाओं के भीतर रहता है और कोशिकाओं को चारों तरफ से घेरे हुए रहता है। मेन रूप से दो प्रकार के फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड होते हैं। नंबर एक, इंट्रासेल्युलर फ्लूइड या ICF। द फ्लूइड विद इन सेल्स इज इंट्रासेल्युलर फ्लूइड। कोशिकाओं के भीतर पाए जाने वाला फ्लूइड ICF या इंट्रासेल्युलर फ्लूइड कहलाता है। दूसरा है एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड। द फ्लूइड आउटसाइड बॉडी सेल्स इज एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड। हमारी कोशिकाओं के जो बाहर जो फ्लूइड होता है वह एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड कहलाता है या ECF कहलाता है। द ECF दैट फिल्स द नैरो स्पेसेस बिटवीन सेल्स ऑफ टिश्यूज इज नोन एज इंटरस्टिशियल फ्लूइड। हमारी कोशिकाओं के बीच में जो गैप होता है, स्पेस होता है, उसमें जो फ्लूइड भरा रहता है वो एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहलाता है। ECF विद इन ब्लड वेसल्स इज नोन एज ब्लड प्लाज्मा। हमारी ब्लड वेसल में जो एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड होता है उसे ब्लड प्लाज्मा कहते हैं।
विद इन लिम्फेटिक वेसल्स इट इज़ कॉल्ड लिम्फ। इसी प्रकार हमारी जो लिम्फेटिक वेसल्स होती है उसमें जो जो तरल पार्ट होता है, लिक्विड होता है, वह लिम्फ कहलाता है। इन एंड अराउंड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इट इज़ नोन एज सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड और CSF। इसी प्रकार हमारा जो ब्रेन होता है, मस्तिष्क होता है, स्पाइनल कॉर्ड है, उसके चारों तरफ और उसमें जो फ्लूइड पाया जाता है उसे CSF या सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। इन जॉइंट्स इट इज़ रेफर टू एज साइनोवियल फ्लूइड। इसी प्रकार हमारा जो जॉइंट्स होते हैं बोन्स के बीच में, उन जॉइंट्स में पाया जाने वाला फ्लूइड साइनोवियल फ्लूइड कहलाता है, जो साइनोवियल कैविटी में रहता है। एंड द ECF ऑफ द आइज इज कॉल्ड एक्वेस ह्यूमर और विट्रस बॉडी। इसी प्रकार हमारे जो आइज होती हैं, आंखें होती हैं, उनमें जो लिक्विड होता है वो एक्वेस ह्यूमर कहलाता है या विट्रस बॉडी कहलाता है। तो इस बात से ये क्या पता लग रहा है हमें कि हमारा जो एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड होता है उसके कई टाइप होते हैं। वो ब्लड प्लाज्मा के रूप में, लिम्फ के रूप में, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के रूप में, साइनोवियल फ्लूइड के रूप में, एक्वेस ह्यूमर के रूप में या विट्रस बॉडी के रूप में पाया जाता है। द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी सेल्स डिपेंड्स ऑन प्रिसाइज रेगुलेशन ऑफ द कंपोजिशन ऑफ देयर सराउंडिंग फ्लूइड। हमारी कोशिकाएं फ्लूइड से चारों तरफ से घिरी हुई होती है, इसलिए इन कोशिकाओं के बाहर का जो फ्लूइड होता है उसके कंपोजिशन का नॉर्मल, उसके संगठन का नॉर्मल होना कोशिकाओं के लिए अति आवश्यक होता, तभी कोशिकाएं प्रॉपर कार्य कर पाती है। बिकॉज एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड सराउंड्स द सेल्स ऑफ द बॉडी, क्योंकि कोशिकाएं चारों तरफ से उसी एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड से घिरी हुई होती है। इट सर्व्स एज द बॉडीज इंटरनल एनवायरनमेंट। एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड, इंट्रा सेल्युलर फ्लूइड, ये सब मिलकर बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को बनाते हैं। द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी इज स्पेस दैट सराउंड द एंटायर बॉडी। हमारे शरीर के बाहर जो कुछ भी है, बाहर का पर्यावरण, वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कहलाता है, और अंदर का इंटरनल एनवायरनमेंट। अब एक डायग्राम से अपन समझते हैं कि किस प्रकार इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एक्सचेंज के द्वारा, बैलेंस के द्वारा हमारे बॉडी में होम्योस्टासिस मेंटेन करते हैं, संतुलन बनाते हैं। डायग्राम शोविंग सिंप्लीफाइड व्यू ऑफ द बॉडी दैट शोज हाउ ए नंबर ऑफ ऑर्गन सिस्टम्स allow substances to be exchanged between the external environment and internal environment and body cells in order to maintain homeostasis। तो इस चित्र के द्वारा हम समझ रहे हैं, समझने जा रहे हैं कि किस प्रकार इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और बॉडी की जो कोशिकाएं, उनके मध्य किस प्रकार चीज़ों का आदान प्रदान होता है जो होम्योस्टासिस में मददगार होता है। अब इस चित्र में आप देख पा रहे हैं एक वर्गाकार बॉक्स बना हुआ है, इसके अंदर जो भी स्ट्रक्चर है वो सब इंटरनल एनवायरनमेंट है, और इसकी जो बाउंड्रीज है इस वर्ग की वो इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम है। इसमें लिखा हुआ इंटेग्यूमेंट्री, ये बाउंड्री है इस वर्ग की, ये इंटेग्यूमेंट्री से हमारे शरीर की स्किन है, और इस इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम का जो वाइट पोर्शन जो बाहर दिख रहा है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। अब हो क्या रहा है यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं अपन कि सबसे पहले हम जब श्वास लेते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आती है ऑक्सीजन, वो लंग्स के थ्रू फेफड़ों में आती है, फेफड़ों से यहाँ पहुँच गई वो ब्लड में। इस चित्र में का जो बीच का जो भाग है वर्गा, जो आयताकार एक मोबाइल की आकृति का, वो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है। तो ऑक्सीजन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में पहुँच जाती है, और यही ऑक्सीजन आगे चल के देख रहे हैं आप, कोशिकाएँ बनी है ब्राउन कलर की, इन कोशिकाओं में प्रवेश कर रही है, और इन्हीं कोशिकाओं से वापस कार्बन डाइऑक्साइड इसी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में आ रही है, और इन कोशिकाओं में CO2 के अलावा वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, ये भी सर्कुलेशन में आ रहे हैं। इसके साथ साथ जो न्यूट्रिएंट है वो हमारी कोशिकाओं में प्रवेश कर रहे हैं। ये न्यूट्रिएंट कहाँ से आ रहे हैं? ये न्यूट्रिएंट आ रहे हैं हमारे GI ट्रैक्ट से। ऊपर आप देख रहे हैं जो ब्राउन कलर की जो डायग्राम बना हुआ है, इसोफेगस, इसमें स्टोमक दिखाई दे रहा है, ये GI ट्रैक्ट होती है, इसमें न्यूट्रिएंट एंटर करते हैं, उनका डाइजेशन होता है, और उनका एब्जॉर्प्शन होने के बाद वो ब्लड स्ट्रीम में आ जाते हैं, ब्लड का जो प्रवाह है रक्त प्रवाह में आ जाते हैं। फिर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को पंप कर रहा होता है और पूरी बॉडी में न्यूट्रिएंट को पहुंचाता है। अब जो CO2 आई ब्लड में वापस कोशिकाओं से, वो हम जब श्वास बाहर छोड़ते हैं, एक्सहेल करते हैं, तो एनवायरनमेंट में चली जाती है। कहाँ? इंटरनल एनवायरनमेंट से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। ये एक्सचेंज हो गया।
दूसरा एक्सचेंज हो रहा है कि जो नाइट्रोजनस जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो किडनी के थ्रू यूरिन के रूप में बाहर आ रहे हैं। नीचे आप देख रहे हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के ठीक नीचे किडनी दिखाई दे रही है जिसमें वेस्ट प्रोडक्ट आ रहे हैं और यूरिन के रूप में बाहर एक्सक्रीट कर दिए जा रहे हैं। इसी प्रकार इसी किडनी का आगे की तरफ आप देख रहे हैं कि जो जीआई ट्रैक्ट उसका जो लास्ट आखिरी जो छोर होता है उसे स्टूल के रूप में वेस्ट प्रोडक्ट मल पदार्थों के रूप में एक्सक्रीट कर दिए जाते हैं। तो इस प्रकार एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अपन क्या ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं और न्यूट्रिएंट ले रहे हैं और इंटरनल एनवायरनमेंट में जा रहे हैं। इंटरनल एनवायरनमेंट फिर क्या कर रहा है, यही इंटरनल एनवायरनमेंट CO2 को वापस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में भेज रहा है। नाइट्रोजन प्रोडक्ट्स को अपन बाहर भेज रहे हैं मूत्र के द्वारा। इसी प्रकार जो मल होता है, स्टूल होता है, उनको अपन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में एक्सक्रीट कर रहे हैं। तो इस प्रकार बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आपस में क्या करते हैं, एक्सचेंज के द्वारा होम्योस्टासिस या बैलेंस रखते हैं। अब इस डायग्राम में को अपन डिटेल में एक एक करके समझते हैं। द इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम कवर्स द आउटर सरफेस ऑफ द बॉडी, इट प्रोटेक्ट द इंटरनल एनवायरनमेंट फ्रॉम द डैमेजिंग एजेंट इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। हमारे शरीर का जो आवरण होता है, हमारी स्किन होती है, हमारा इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम होता है जो बाहर के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में तापमान से, हीट से या अन्य दूसरी चीज़ों से हमें हमारे शरीर के आंतरिक वातावरण की सुरक्षा करता है। फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑक्सीजन एंटर्स प्लाज्मा through the respiratory system and nutrients enter into the plasma through the digestive system। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से दो चीज़ें हमारे शरीर में आ रही है, एक आ रही है ऑक्सीजन आ रही है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा ब्लड में जा रही है, प्लाज्मा में जा रही है। इसी प्रकार जो भोजन अपन बाहर से ले रहे होते हैं वो जीआई सिस्टम के द्वारा, डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा प्लाज्मा में प्रवेश कर रहे हैं। दीज सब्सटेंसेज आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू आउट द बॉडी बाई कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। अब ऑक्सीजन चली गई ब्लड प्लाज्मा में, न्यूट्रिएंट चले गए ब्लड प्लाज्मा में, इनको कौन पंप कर रहा है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, हमारा पंपिंग सिस्टम हार्ट, और इन न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में सप्लाई कर रहा होता है। ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स इवेंचुअली लीव प्लाज्मा एंड एंटर इंटरस्टिशियल फ्लूइड बाय क्रॉसिंग द वॉल्स ऑफ ब्लड कैपिलरीज, दैट इज द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स ऑफ द बॉडी। अब जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट प्लाज्मा में एंटर करते हैं वो प्लाज्मा में ही नहीं रहते हैं, वो प्लाज्मा को छोड़ के इंटरस्टिशियल फ्लूइड में लीक हो जाते हैं, क्रॉस होकर चले जाते हैं, और फिर वहाँ से वो जो कैपिलरीज होती है उनके वाल को क्रॉस करते हुए इंटरस्टिशियल फ्लूइड में चले जाते हैं। जो ब्लड कैपिलरीज होती है, इनकी जो वाल्स होती है वो पोरस होती है, उनसे ये न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन बाहर लीक हो जाते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। कैपिलरीज हमारे शरीर की सबसे छोटी ब्लड वेसल्स होती है, तो ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जाके फिर सेल्स के लिए अवेलेबल हो जाते हैं। ब्लड कैपिलरीज आर स्पेशलाइज्ड टू अलाउ द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल बिटवीन प्लाज्मा एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड। कैपिलरीज के प्लाज्मा और इंटरस्टिशियल फ्लूइड के बीच में पदार्थों का एक्सचेंज को सुलभ करने के लिए, ईजी करने के लिए इनकी जो स्ट्रक्चर्स होती है वो स्पेशलाइज रहती है। फ्रॉम इंटरस्टिशियल फ्लूइड ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स आर टेकन अप बाय सेल्स एंड मेटाबोलाइज्ड फॉर एनर्जी। अब कैपिलरी से जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जो न्यूट्रिएंट गए, जो ऑक्सीजन गई, उनको कौन ले लेती है, कोशिकाएं, सेल्स, और मेटाबॉलिज्म इनका यूज करती है ऑक्सीजन का और न्यूट्रिएंट का, जिससे कि एनर्जी बनती है, ATP बनती है और बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन होता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द सेल्स प्रोड्यूस वेस्ट प्रोडक्ट विच एंटर इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड देन मूव अक्रॉस बॉडी ब्लड कैपिलरी वाल्स इनटू प्लाज्मा। अब ऑक्सीजन ले लिया, न्यूट्रिएंट ले लिया सेल्स ने, इसके बदले जब वो ऊर्जा बना रही होती है तो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बनाती है, वो वेस्ट प्रोडक्ट वापस सेल से कहाँ आ गए, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। जैसे कि आपने चित्र में देखा, सेल्स ऑक्सीजन भी ले रही है, न्यूट्रिएंट भी ले रही है, बदले में क्या छोड़ रही है, वेस्ट प्रोडक्ट वापस ब्लड में छोड़ती है। तो इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जो सेल्स होती है वो क्या करती है, इन कोशिकाओं के बीच में जो गैप रहता है उसको इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। उस इंटरस्टिशियल फ्लूइड में वेस्ट प्रोडक्ट छोड़ दिए जाते हैं। ये वेस्ट प्रोडक्ट इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड से आते हुए कहाँ पहुँच जाते हैं, कैपिलरीज में, और वापस से प्लाज्मा में आ जाते हैं। जब प्लाज्मा में आ गए तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम उसको क्या करेगा आगे, द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ट्रांसपोर्ट दीज वेस्टेज टू द अप्रोप्रिएट ऑर्गन्स फॉर एलिमिनेशन फ्रॉम द बॉडी इनटू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में उपस्थित ये वेस्ट प्रोडक्ट दूसरे सिस्टम के द्वारा, ऑर्गन्स के द्वारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में एक्सक्रीट कर दिए जाते हैं। द वेस्ट प्रोडक्ट CO2 इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी बाय रेस्पिरेटरी सिस्टम।
ब्लड में जो CO2 होती है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम लंग्स के द्वारा बाहर निकाली जाती है। इसी प्रकार नाइट्रोजनस पदार्थ जैसे कि यूरिया है, यूरिक एसिड है, अमोनिया है, ये सब क्या कर दिए जाते हैं, ब्लड जब फिल्टर होने जाता है किडनी में तो उसको यूरिन के थ्रू बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है। अब बात करते हैं कंट्रोल ऑफ होम्योस्टासिस। द बॉडी हैज़ मेनी रेगुलेटरी सिस्टम्स दैट कैन यूजुअली ब्रिंग द इंटरनल एनवायरनमेंट बैक इनटू बैलेंस। हमारे शरीर में कई रेगुलेटिंग सिस्टम्स पाए जाते हैं जो एनवायरनमेंट को बैलेंस करने का काम करते हैं। हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट कैसे बैलेंस रहता है इसके लिए कई मैकेनिज्म काम करते हैं। मोस्ट ऑफन द नर्वस सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम वर्किंग टुगेदर और इंडिपेंडेंटली प्रोवाइड द नीडेड करेक्टिव मेजर्स। सबसे जो ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो नर्वस सिस्टम की और एंडोक्राइन सिस्टम, दोनों मिलके या अलग अलग इस कार्य को अंजाम देते हैं। द नर्वस सिस्टम रेगुलेट होम्योस्टासिस बाय सेंडिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल नोन एज नर्व इम्पल्सेस टू ऑर्गन्स दैट कैन काउंटरएक्ट चेंजेस फ्रॉम द बैलेंस स्टेट। जब हमारे किसी अंग में इम्बैलेंस हो जाता है, बॉडी की कोई इंटरनल कंडीशन बदल जाती है, तो इस चीज़ को डिटेक्ट कर लेता है नर्वस सिस्टम और होम्योस्टासिस बनाने के लिए नर्वस सिस्टम इलेक्ट्रिकल इम्पल्स या सिग्नल भेजता है। नर्व इम्पल्स जाते हैं उस ऑर्गन के पास और वह ऑर्गन क्या करता है, बदले की कार्रवाई करता है और वापस बैलेंस में मेंटेन करने लगता है। द एंडोक्राइन सिस्टम इंक्लूड मेनी ग्लैंड्स दैट सीक्रेट हार्मोन्स इनटू द ब्लड। इसी प्रकार एंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा कई हार्मोन सीक्रेट होते हैं जो ब्लड में जाते हैं और वो भी होम्योस्टासिस में हेल्प करते हैं। नर्व इम्पल्सेस टिपिकली कॉज रैपिड चेंजेस बट हॉर्मोन्स यूजुअली वर्क मोर स्लोली। नर्व इम्पल्सेस रैपिडली काम करते हैं जैसे कि फास्टली होम्योस्टासिस स्थापित होने लगता है, जबकि इनकी तुलना में जो हार्मोन्स होते हैं वो स्लोली कार्य करते हैं, अर्थात होम्योस्टासिस में ये स्लोली वर्क करते हैं। बोथ मीन्स ऑफ रेगुलेशन हाउएवर वर्क टुवर्ड द सेम एंड यूजुअली थ्रू नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों मिलके नेगेटिव फीडबैक सिस्टम के द्वारा होम्योस्टासिस में हेल्पफुल होते हैं। अब आगे अपन पढ़ेंगे क्या होता है नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। तो नेक्स्ट टॉपिक है फीडबैक सिस्टम। द बॉडी कैन रेगुलेट इट्स इंटरनल एनवायरनमेंट थ्रू मेनी फीडबैक सिस्टम्स। हमारे शरीर में कई प्रतिक्रिया सिस्टम या प्रतिक्रिया तंत्र या फीडबैक सिस्टम पाए जाते हैं जिनके फीडबैक के आधार पर ही हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट रेगुलेट किया जाता है। ए फीडबैक सिस्टम इज ए साइकिल ऑफ इवेंट्स in which the status of a body's condition is monitored, evaluated, changed, remonitored and re-evaluated। फीडबैक सिस्टम एक चक्रीय अवस्था होती है, साइकिल होता है जिसमें कई इवेंट्स होते हैं, कई घटनाएं होती है जो बॉडी के होम्योस्टासिस में हेल्पफुल होती है। जब भी कोई पैरामीटर्स फॉर एग्जांपल शुगर, ब्लड शुगर, उसमें मान लीजिए कुछ बदलाव हो गया तो उसको क्या किया जाएगा, मॉनिटर किया जाएगा, उसका एवोल्यूशन किया जाएगा कि कितना बदला, कितना कम हुआ, कितना बढ़ा, चेंज क्या हुआ उसमें, फिर उसको रीमॉनिटर करते हैं, फिर रीएवोल्यूट करते हैं। इस प्रकार अलग प्रकार के फेज के थ्रू फीडबैक जाता है और ये होम्योस्टासिस के लिए काम करते हैं। ईच मॉनिटर्ड वेरिएबल सच एज बॉडी टेम्परेचर और ब्लड शुगर या ब्लड प्रेशर, कोई भी पैरामीटर अपन मान सकते हैं, इज टर्म्ड एज कंट्रोल्ड कंडीशन। हमारी बॉडी की नॉर्मल वैल्यू होती है किसी भी पैरामीटर की, वो कंट्रोल्ड कंडीशन कहलाती है, कंट्रोल्ड वेरिएबल कहलाता है। एनी डिसरप्शन दैट चेंजेज ए कंट्रोल कंडीशन इज कॉल्ड ए स्टिमुलस। ऐसा कोई कारण जो हमारे नॉर्मल पैरामीटर को डिस्टर्ब कर देता है वह स्टिमुलस कहलाता है। ए फीडबैक सिस्टम इंक्लूड 3 बेसिक कंपोनेंट्स। हमारे बॉडी के फीडबैक सिस्टम के 3 प्रमुख भाग होते हैं। नंबर 1 रिसेप्टर, नंबर 2 कंट्रोल सेंटर और नंबर 3 इफेक्टर। इस चित्र के द्वारा अपन समझते हैं कि फीडबैक सिस्टम के कंपोनेंट्स किस प्रकार होम्योस्टासिस में हेल्पफुल होते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, ऊपर से स्टार्ट करते हैं इस डायग्राम को समझना। सबसे ऊपर लिखा हुआ स्टिमुलस। स्टिमुलस मतलब कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा कारण जो बॉडी में चेंजेज को प्रेरित कर रहा होता है। तो स्टिमुलस क्या करता है, इट डिस्टर्ब्स होम्योस्टासिस बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ए कंट्रोल्ड कंडीशन। स्टिमुलस क्या होते हैं, हमारी बॉडी के कंट्रोल्ड कंडीशन जो नॉर्मल शुगर है, नॉर्मल टेम्परेचर है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, इनको क्या कर देते हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं।
इसके बाद क्या होगा, कंट्रोल कंडीशन जब डिस्टर्ब होती है दैट इज मॉनिटर्ड बाय रिसेप्टर। अब हमारी कोशिका में रिसेप्टर होती है, नर्व एंडिंग्स होती है जो इनको मॉनिटर कर रही होती है। रिसेप्टर क्या करेंगे, रिसेप्टर्स दैट सेंड नर्व इम्पल्सेज और केमिकल सिग्नल्स टू ए कंट्रोल सेंटर। ये रिसेप्टर क्या करेंगे, उस चीज़ को पढ़ेंगे, उस परिवर्तन को पढ़ते हैं और इनपुट देते हैं कंट्रोल सेंटर को। अब कंट्रोल सेंटर का काम आ गया यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल। कंट्रोल सेंटर दैट रिसीव द इनपुट एंड प्रोवाइड नर्व इम्पल्सेज और केमिकल सिग्नल टू इफेक्टर्स। अब कंट्रोल सेंटर अपना काम करता है, निर्देश भेजता है इफेक्टर के पास आउटपुट के रूप में। अब इफेक्टर क्या करेगा, दैट ब्रिंग अबाउट ए चेंज और रेस्पॉन्स दैट अल्टर द कंट्रोल्ड कंडीशन। जैसे कंट्रोल सेंटर कमांड देता, आउटपुट देता, इफेक्टर तुरंत एक्शन में आ जाता है और परिवर्तन कर देता है। किसके रूप में, रेस्पॉन्स के रूप में। जो रेस्पॉन्स क्या करेगा, उस कंट्रोल्ड कंडीशन जो नॉर्मल वैल्यू थी, जो बदली हुई थी, उसको वापस से नॉर्मल कर देता है। जैसे अगर ब्लड शुगर बढ़ गया तो उसको वापस कम कर देगा, कम हो गया तो ज़्यादा कर देगा, तापमान बढ़ गया उसको वापस नॉर्मल लाने की कोशिश करेगा, बीपी बढ़ेगी तो उसको वापस कम करते हैं। तो इस प्रकार रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर और इफेक्टर मिलकर क्या करते हैं, रेस्पॉन्स के थ्रू कार्य करते हैं। रेस्पॉन्स के बाद क्या होता है, रेस्पॉन्स के बाद रिटर्न टू होम्योस्टासिस व्हेन द रेस्पॉन्स ब्रिंग द कंट्रोल कंडीशन बैक टू नॉर्मल। जब कंट्रोल कंडीशन जो वाइटल पैरामीटर चेंज होता है वो वापस नॉर्मल होता है तो होम्योस्टासिस मेंटेन हो जाता है। इस प्रकार ये सिस्टम काम करता है। आगे के टॉपिक को समझने के लिए हमें ये फीडबैक सिस्टम बहुत हेल्पफुल होने वाले। कई फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग इनके द्वारा ही मेंटेन होती है। तो पहला जो कंपोनेंट है फीडबैक का उसका नाम है रिसेप्टर। इज ए बॉडी स्ट्रक्चर दैट मॉनिटर चेंजेस इन ए कंट्रोल कंडीशन एंड सेंड इनपुट टू ए कंट्रोल सेंटर। रिसेप्टर क्या होते हैं, हमारे बॉडी की स्ट्रक्चर होती है, नर्व एंडिंग्स होती है ऑर्गन्स पे या स्किन पे, जो परिवर्तन को पढ़ती है और कंट्रोल सेंटर को सूचना भेज देती है। दिस पाथवे इज कॉल्ड एन अफेरेंट पाथवे बिकॉज द इंफॉर्मेशन फ्लोज टुवर्ड द कंट्रोल सेंटर। इसको अफेरेंट पाथवे भी कहते हैं क्योंकि इसमें जो सूचनाएं हैं वो कंट्रोल सेंटर की ओर जा रही होती है। टिपिकली द इनपुट इज इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्सेज और केमिकल सिग्नल्स। अब ये सूचनाएं ईमेल तो हो नहीं सकती, व्हाट्सएप भी नहीं हो सकती, क्या होती है, नर्व इम्पल्सेज और केमिकल सिग्नल के रूप में जाती है। फॉर एग्जाम्पल सर्टेन नर्व एंडिंग्स इन द स्किन सेंस टेम्परेचर एंड कैन डिटेक्ट चेंजेज सच एज ड्रॉप और राइज इन टेम्परेचर। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं कि हमारे स्किन में कई नर्व एंडिंग्स होती है, रिसेप्टर होती है जो तापमान को रीड करती है कि तापमान कम हो रहा है या अधिक हो रहा है। दूसरा पार्ट है फीडबैक सिस्टम का ए कंट्रोल सेंटर। ए कंट्रोल सेंटर इन द बॉडी फॉर एग्जांपल द ब्रेन, बहुत बड़ा कंट्रोल सेंटर हमारे सीपीयू है ब्रेन। सेट द रेंज और सेट पॉइंट विद इन विच ए कंट्रोल कंडीशन शुड बी मेंटेन्ड। हमारे बॉडी के लिए नॉर्मल तापमान कितना होना चाहिए ये ब्रेन फिक्स करके रखता है। बीपी कितनी होनी चाहिए ये मस्तिष्क उस रेंज को फीड करके रखता है, सेट रखता है। Evaluates the input it receive from receptors and generate output command when they are needed। जब हमारे कंट्रोल सेंटर को रिसेप्टर से इनपुट आता है तो उसको एवेल्यूएट करता है, पढ़ता है कि शुगर लेवल कितना कम हुआ कितना बढ़ा, तापमान कितना कम हुआ कितना बढ़ा, बीपी कितनी कम हुई कितनी बढ़ी, एंड जनरेट आउटपुट। और फिर ये आउटपुट देता है। जैसे अपन चित्र में देखा अपने कि कंट्रोल सेंटर आउटपुट दे रहा है, किसके लिए जा रहा है, ये इफेक्टर के लिए, कि क्या करना हमें, क्या एक्शन करना, ये ब्रेन सिग्नल देता है। आउटपुट फ्रॉम द कंट्रोल सेंटर टिपिकली अकर एज ए नर्व इम्पल्सेज। ये आउटपुट क्या होता है, नर्व इम्पल्सेज के रूप में इफेक्टर ऑर्गन के पास पहुंच जाता है। हार्मोन भी ये काम करते हैं, केमिकल सिग्नल के रूप में ये इंफॉर्मेशन जाती है। दिस पाथवे इज कॉल्ड एन इफेरेंट पाथवे और अवे फ्रॉम बिकॉज द इंफॉर्मेशन फ्लोज अवे फ्रॉम द कंट्रोल सेंटर। वो अफेरेंट था क्योंकि कंट्रोल सेंटर में सूचनाएं आ रही थी, ये इफेरेंट है, इसमें सूचनाएं कंट्रोल सेंटर से दूर जा रही होती है। इन आवर स्किन टेम्परेचर द ब्रेन एक्ट एज द कंट्रोल सेंटर। हमारे बॉडी का जो तापमान होता है उसको मेंटेन करने के लिए स्किन जो रीडिंग रिसेप्टर होते हैं उनको ब्रेन कंट्रोल करता है। रिसीविंग नर्व इम्पल्सेज फ्रॉम द स्किन रिसेप्टर एंड जनरेटिंग नर्व इम्पल्सेज एज आउटपुट। इसमें क्या होता है कि जो ब्रेन होता है उसको जब इम्पल्स मिलते हैं टेम्परेचर के ऊपर नीचे होने के, तो ये स्किन के रिसेप्टर को आउटपुट भेजता है और बॉडी में टेम्परेचर मेंटेन करवाता है। तीसरा है इन इफेक्टर। फीडबैक सिस्टम का तीसरा भाग इफेक्टर।
An effector is a body structure that receive output from the control center and produces a response or effect that changes the control condition. जब कंट्रोल सेंटर कमांड देता है, ब्रेन कमांड देता है बॉडी की में चेंजेस लाने के लिए, तो इफेक्टर क्या करते हैं, एक रेस्पॉन्स उत्पन्न करते हैं जिससे कि वह कंट्रोल कंडीशन नॉर्मल हो जाए, बीपी नॉर्मल आ जाए, तापमान नॉर्मल हो जाए, शुगर नॉर्मल हो जाए। ये इफेक्टर का काम होता है। व्हेन आवर बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप्स शार्पली, ब्रेन सेंड नर्व इम्पल्सेस टू आवर स्केलेटल मसल्स। जब हमारा तापमान कम हो जाता है तो ब्रेन स्केलेटल मसल्स को इनपुट देता है, जिससे कि स्केलेटल मसल में संकुचन होता है, जिससे हीट उत्पन्न होती है और हमें दूध नहीं छूटने लगती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उसके बाद हमें ठंड लगना कम हो जाती है। ये एक प्रकार का होम्योस्टैसिस है। द रिजल्ट इज शिवरिंग विच जनरेट हीट एंड रेज योर बॉडी टेम्परेचर। इससे क्या होता है, हमें शिवरिंग कब कभी छूटने लगती है और बॉडी में तापमान बढ़ जाता है और हमारा टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। ए ग्रुप ऑफ रिसेप्टर्स एंड इफेक्टर्स कम्युनिकेटिंग विद देयर कंट्रोल सेंटर फॉर्म ए फीडबैक सिस्टम दैट कैन रेगुलेट ए कंट्रोल्ड कंडीशन इन द बॉडीज एनवायरनमेंट। हमारे शरीर में कई रिसेप्टर होते हैं और इफेक्टर होते हैं जो आपस में कम्युनिकेट करते हैं और फीडबैक सिस्टम को ऑपरेट करते हैं, जिससे कि जो कंट्रोल कंडीशन है, जो नॉर्मल वैल्यू पैरामीटर्स की, वो बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट में बनी रहती है। In a feedback system, the response of the system feedback information to change the control condition in some way, either decreasing it or increasing it. फीडबैक सिस्टम दो प्रकार से काम करता है, या तो कंट्रोल कंडीशन में कमी लाना, अगर ये कमी लाकर काम कर रहा होता है तो ये नेगेटिव फीडबैक कहलाता है, और अगर ये कंट्रोल कंडीशन में वृद्धि कर रहा होता है, इंक्रीज कर रहा होता है, तो ये पॉजिटिव फीडबैक। तो इस प्रकार नेगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक, ये दो प्रकार के फीडबैक सिस्टम बॉडी में काम करते हैं। नंबर 1, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। ए नेगेटिव फीडबैक सिस्टम रिवर्सेज ए चेंज इन ए कंट्रोल कंडीशन। हमारी कंट्रोल कंडीशन में जो बदलाव होता है उसको ये विपरीत करके काम कर देता है, अर्थात तापमान बढ़ गया उसे कम कर देगा, बीपी बढ़ गई तो उसे कम कर देगा, शुगर बढ़ गई तो वापस से नॉर्मल लाता है। कंसिडर द रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर इज द फोर्स exerted by blood as it presses against the walls of blood vessels। हमारी ब्लड वेसल्स की दीवारों पर जो प्रेशर लगता है उसको अपन ब्लड प्रेशर कहते हैं, जब हार्ट पंप कर रहा होता है। इसका रेगुलेशन नेगेटिव फीडबैक सिस्टम के द्वारा किया जाता है। व्हेन द हार्ट बीट्स फास्टर और हार्डर, बीपी इंक्रीजेज। जब हृदय फास्ट गति से पंप करने लगता है तो बीपी बढ़ने लगती है। इफ सम इंटरनल और एक्सटर्नल स्टिमुलस कॉज ब्लड प्रेशर टू राइज, द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द इवेंट अकर। अगर किसी स्टिमुलस के कारण, चाहे वृद्धावस्था के कारण, चाहे एल्कोहल यूजिंग के कारण, चाहे स्मोकिंग के कारण, या कोई और कारण के कारण से या वजह से जब बीपी बढ़ती है तो वो किस प्रकार रेगुलेट होती है, उसको अपन इस नेगेटिव फीडबैक में काम में लेते हैं और इस डायग्राम से समझते हैं किस प्रकार बीपी नॉर्मल आती है। तो ये जो चित्र दिखाई दे रहा है, इसमें सबसे ऊपर आप देख पा रहे होंगे स्टिमुलस क्या कर रहा है, इट डिस्टर्ब होम्योस्टासिस बाय इंक्रीजिंग कंट्रोल कंडीशन दैट इज ब्लड प्रेशर। स्टिमुलस ब्लड प्रेशर को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। अब इस कंट्रोल कंडीशन से जो सिग्नल जा रहा है वो रिसेप्टर के पास जा रहा है, बेरो रिसेप्टर इन सर्टेन ब्लड वेसल्स। हमारी ब्लड वेसल्स में जो बेरो रिसेप्टर, जो दाब के रिसेप्टर होते हैं, प्रेशर के रिसेप्टर, वो इसको रीड कर लेते हैं, वो रिसेप्टर है, और वो नर्व इम्पल्सेस भेज देते हैं इनपुट के रूप में, किसके पास, कंट्रोल सेंटर और ब्रेन के पास। फिर ब्रेन क्या कर रहा है, फिर ब्रेन कमांड दे रहा है, नर्व इम्पल्सेस भेज रहा है, आउटपुट दे रहा है, किसको, इफेक्टर। इफेक्टर कौन है यहाँ पे, हार्ट, ब्लड वेसल्स। जब हार्ट को ये सिग्नल मिलता है, कमांड मिलती है, तो हार्ट क्या करने लगता है, ए डिक्रीज इन हार्ट रेट एंड द डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स कॉज ब्लड प्रेशर टू डिक्रीज। ब्रेन से निर्देश मिला हार्ट को कि हार्ट रेट कम की जाए, और जो ब्लड वेसल को डायलेट किया था, क्योंकि प्रेशर बढ़ रहा है, तो जैसे ही ब्लड वेसल डायलेट होती है बीपी कम हो जाती है, हार्ट बीट कम होती है, बीपी कम हो जाती है। जब ये रेस्पॉन्स क्रिएट हो जाता है तो वापस से फीडबैक जाता है, रिटर्न टू होम्योस्टासिस व्हेन द रेस्पॉन्स ब्रिंग्स ब्लड प्रेशर बैक टू नॉर्मल। तो इस प्रकार क्या हुआ यहाँ पे, जैसे रेस्पॉन्स हुआ, बीपी कम हुई और वापस से होम्योस्टासिस मेंटेन हो जाता है। तो इस समय में क्या समझ में आया कि नेगेटिव फीडबैक सिस्टम में जो पैरामीटर बढ़ता है उसको शरीर कम कर देता है,
फीडबैक के द्वारा, रिसेप्टर, कंट्रोल और इफेक्टर के द्वारा, यही नेगेटिव फीडबैक सिस्टम कहलाता है। अब इसको अपन समझते हैं डिटेल में। बेरोरिसेप्टर प्रेशर सेंसिटिव नर्व सेल्स लोकेटेड इन द वॉल्स ऑफ सर्टेन ब्लड वेसल्स डिटेक्ट द हायर प्रेशर। हमारी ब्लड वेसल्स में जो बेरोरिसेप्टर सेल्स पाई जाती है वो नर्व एंडिंग्स होती है, वो दाब को फील करती है, रीड करती है। द बेरोरिसेप्टर सेंड नर्व इम्पल्सेज टू द ब्रेन विच इंटरप्रेट द इम्पल्सेज एंड रेस्पॉन्ड बाय सेंडिंग नर्व इम्पल्सेज टू द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। ये बेरोरिसेप्टर्स इम्पल्सेज ब्रेन को भेजते हैं कि ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। फिर उसके पश्चात ब्लड वेसल्स जब प्रेशर बढ़ जाता है तो ब्रेन में के पास जो इनपुट जाता है उस इनपुट के द्वारा ब्रेन क्या करता है, हेड को सूचना भेजता है, इंस्ट्रक्शन देता है, कमांड देता है, आउटपुट देता है और हार्ट की जो बीट है वो कम होने लगती है। सो हार्ट रेट डिक्रीजेज द एंड ब्लड वेसल डायलेट विच कोज बीपी टू डिक्रीज। इस प्रकार हार्ट रेट कम हो जाती है और ब्लड वेसल डायलेट होने के बाद बीपी नॉर्मल आने लगती है। दिस सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्विकली रिटर्न टू कंट्रोल कंडीशन। और जैसे ब्लड प्रेशर नॉर्मल हुआ वापस से कंट्रोल कंडीशन में आ जाता है एंड होम्योस्टासिस इज रिस्टोर्ड। और बीपी नॉर्मल होना मतलब होम्योस्टासिस वापस मेंटेन हो गया। इन दिस प्रोसेस द एक्टिविटी ऑफ द इफेक्टर कॉज बीपी टू ड्रॉप। और इफेक्टर कौन है, ब्लड वेसल्स और हार्ट। तो इफेक्टर मिलके क्या कर रहे हैं, बीपी को लो कर रहे हैं। ए रिजल्ट दैट नेगेट्स द ओरिजिनल स्टिमुलस। और इस प्रकार जो ओरिजिनल जो स्टिमुलस था उसको वापस से नेगेटिव करने के पश्चात बीपी नॉर्मल आने लगती है। यही नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है। मीन्स द रेस्पॉन्स रिवर्स द स्टिमुलस। स्टिमुलस को जो उल्टा कर देता है, रिवर्स करते ही रेस्पॉन्स क्या कर देता है, स्टिमुलस को विपरीत कर देता है और नेगेटिव फीडबैक के द्वारा बीपी नॉर्मल आ जाती है। दूसरा पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। अनलाइक ए नेगेटिव फीडबैक सिस्टम, ए पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम टेंड टू स्ट्रेंथन और रीइंफोर्स ए चेंज इन वन ऑफ बॉडीज कंट्रोल कंडीशन। जहाँ नेगेटिव फीडबैक सिस्टम में कंट्रोल कंडीशन को नेगेटिवली कम किया जा रहा था, उल्टा यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव में उस कंट्रोल कंडीशन को और उल्टा रीइंफोर्स करते हैं, स्ट्रेंथ या बल दिया जाता है। इन ए पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम द रेस्पॉन्स अफेक्ट द कंट्रोल कंडीशन डिफरेंटली देन इन नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। नेगेटिव फीडबैक के बजाय पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम में उल्टा एक्शन होता है। यहाँ पे कंट्रोल कंडीशन को स्ट्रेंथन किया जाता है, बल दिया जाता है, जबकि नेगेटिव फीडबैक में इसको कम किया जाता था। द कंट्रोल सेंटर स्टिल प्रोवाइड कमांड टू एन इफेक्टर बट दिस टाइम द इफेक्टर प्रोड्यूसेस ए फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स दैट एड टू और रीइंफोर्स द इनिशियल चेंज इन द कंट्रोल कंडीशन। यह उल्टा हो रहा है, ये रिसेप्टर रीड कर रहा है, इनपुट दे रहा है, कंट्रोलर के पास जा रहा है और इफेक्टर क्या कर रहा है, इफेक्टर उसी स्टिमुलस की दिशा में काम कर रहा होता है, उस स्टिमुलस जो चाहता है वही काम ये करवाता है, अर्थात ये कंट्रोल कंडीशन में वृद्धि करता है। द एक्शन ऑफ ए पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम कंटिन्यूस अंटिल इट इज इंटरप्टेड बाय सम मैकेनिज्म। पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम कंटिन्यूसली चलता था जब तक इसका कोई मैकेनिज्म इंटरप्ट नहीं करता, जबकि नेगेटिव फीडबैक सिस्टम में रेस्पॉन्स क्रिएट होते ही वापस होम्योस्टासिस होने लगता है। अब इसको एक उदाहरण से समझते हैं। नॉर्मल चाइल्ड बर्थ, डिलीवरी जो होती है वो पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम से काम करती है। अब क्या होता है कि जब गर्भावस्था का समय पूरा हो जाता है तब क्या स्थिति उत्पन्न होने लगती है, वो स्टिमुलस का काम करती है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वॉल ऑफ द यूट्रस फोर्स द बेबीज हेड और बॉडी इनटू द सर्विक्स। जैसे ही गर्भावस्था पूरी होने लगती है तो डिलीवरी का समय आता है तो जो यूट्रस में संकुचन होने लगते हैं गर्भाशय में, और उस संकुचन से जो फीटस होता है बेबी वो नीचे की ओर फोर्स देता है और जो सर्विक्स होती है गर्भाशय की ग्रीवा वो डायलेट होने लगती है। इससे क्या होता है, कंट्रोल कंडीशन। अब कंट्रोल कंडीशन क्या है, यहाँ पे सर्विक्स होती है वो जनरली बिल्कुल क्लोज रहती है प्रेगनेंसी के दौरान, वो स्ट्रेच होने लगती है, उसमें बदलाव आने लगता है। ये बदलाव जाता है रिसेप्टर के पास। रिसेप्टर कहाँ होते हैं, स्ट्रेच सेंसिटिव नर्व सेल्स इन द सर्विक्स, वो सर्विक्स में होते हैं। तो जैसे ही स्टिमुलस प्रेशर लगाता है कंट्रोल कंडीशन में सर्विस स्ट्रेच होती है और रिसेप्टर को इम्पल्सेज मिलने लगती है कि सर्विस स्ट्रेच हो रही है, तो इनपुट के द्वारा ये स्ट्रेचिंग का इम्पल्स ब्रेन के पास जाता है। ब्रेन आउटपुट क्या दे रहा है, ब्रेन इंटरप्रेट इनपुट एंड रिलीज ऑक्सीटोसिन। अब ब्रेन क्या करता है, बॉडी में ऑक्सीटोसिन हार्मोन को बढ़ाने लगता है। अभी इफेक्टर के पास ये सूचना जाती है कि ऑक्सीटोसिन को रिलीज किया जाए। इफेक्टर
मसल्स इन द वॉल ऑफ द यूट्रस। अब यूट्रस की जो मसल्स होती है वो ऑक्सीटोसिन के प्रभाव के कारण से और संकुचन उत्पन्न करने लगती है। मतलब यहाँ पॉजिटिव जो कंट्रोल कंडीशन थी वो पॉजिटिवली बढ़ती जाती है और यूट्रस और ज़ोर से कॉन्ट्रैक्शन करने लगता है। फिर रेस्पॉन्स क्या होगा, बेबीज बॉडी स्ट्रेचेज द सर्विक्स मोर। तो बच्चे का जो हेड होगा आगे वो और सर्विस को स्ट्रेच करेगा, पूरी सर्विस खुल जाती है और बच्चे का जन्म हो जाता है, डिलीवरी हो जाती है। इंटरप्शन ऑफ द साइकिल। अब कैसे रुकेगा ये साइकिल, द बर्थ ऑफ द बेबी डिक्रीजेज स्ट्रेचिंग ऑफ द सर्विक्स सो ब्रेकिंग द पॉजिटिव फीडबैक साइकिल। जैसे ही डिलीवरी हुई या इंटरप्शन होता है, जैसे डिलीवरी होती है सर्विस का स्ट्रेच होना बंद हो जाता है और पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम यहीं पे रुक जाता है। इस प्रकार पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम में क्या होता है कि जो सर्विक्स है, जो कंट्रोल कंडीशन थी वो और उसमें जो स्ट्रेचिंग होती है वो इंक्रीज होने लगती है, जिससे ऑक्सीटोसिन का मान बढ़ता जाता है और इस प्रकार स्ट्रेचिंग के द्वारा ऑक्सीजन बढ़ के डिलीवरी कंडक्ट हो जाती है। तो बच्चे का जो प्रेशर होता है वो पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम के द्वारा होता है। तो इसको समझते हैं, जो डायग्राम अभी हमने देखा। द फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द लेबर पुश पार्ट ऑफ द फीटस इनटू द सर्विक्स, द लोवेस्ट पार्ट ऑफ द यूट्रस विच ओपन इनटू द वेजाइना। हम जानते हैं कि जो हमारा जो यूट्रस होता है उस यूट्रस का निचला भाग सर्विक्स कहलाता है, जो वेजाइना में जाके खुलता है। स्ट्रेच सेंसिटिव नर्व सेल्स मॉनिटर द अमाउंट ऑफ स्ट्रेचिंग ऑफ द सर्विक्स। तो जैसे प्रेशर लगाता है, आपने ऑलरेडी चित्र में देखा, उस प्रेशर से सर्विस स्ट्रेच होने लगती है। एज स्ट्रेचिंग इंक्रीजेज दे सेंड मोर नर्व इम्पल्सेज। जैसे स्ट्रेचिंग बढ़ती है और इम्पल्स आते हैं ब्रेन के पास, और ब्रेन क्या करता है, कोजेज द पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज द हार्मोन ऑक्सीटोसिन। और स्ट्रेचिंग बढ़ने के साथ ऑक्सीटोसिन का मान बढ़ने लगता है। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, यूट्रस में और कॉन्ट्रैक्शन उत्पन्न करवाता है। ऑक्सीटोसिन कॉजेज मसल्स इन द वॉल ऑफ द यूट्रस इफेक्टर टू कॉन्ट्रैक्ट इवन मोर फोर्सफुली। ऑक्सीटोसिन के प्रभाव से और जोर जोर से यूट्रस में संकुचन आने लगते हैं। कॉन्ट्रैक्शंस पुश द फीटस फर्दर डाउन द यूट्रस विच स्ट्रेच द सर्विस इवन मोर। जैसे जैसे फीटस नीचे आएगा सर्विस और स्ट्रेच होती है। द साइकिल ऑफ स्ट्रेचिंग हार्मोन रिलीज एंड एवर स्ट्रोंगर कॉन्ट्रैक्शन इज इंटरप्टेड ओनली बाय द बर्थ ऑफ बेबी। जैसे ही सर्विक्स पूरी खुलती है, बच्चा बाहर आता है, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म स्टॉप हो जाता है। देन स्ट्रेचिंग ऑफ द सर्विक्स सीजेज एंड ऑक्सीटोसिन इज नो लॉन्गर रिलीज। डिलीवरी होते ही सर्विक्स स्ट्रेच नहीं हो रही है, तो ऑक्सीटोसिन का बढ़ना बंद हो जाता है और ऑक्सीटोसिन का इंक्रीज रुक जाता है। इस प्रकार जब ऑक्सीटोसिन रुक जाएगा तो पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम स्टॉप हो गया। इसका एक और एग्जांपल समझते हैं। अनदर एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव फीडबैक इज व्हाट हैपन टू आवर बॉडी व्हेन वी लॉस ए लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड। जो हमारे शरीर में बहुत अधिक ब्लड लॉस होता है किसी एक्सीडेंट के कारण या इंजरी के कारण, तब ये पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। इन नॉर्मल कंडीशन द हार्ट पंप ब्लड अंडर सफिशिएंट प्रेशर टू बॉडी सेल टू प्रोवाइड देम विद ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू मेंटेन होम्योस्टासिस। जनरली बॉडी में जो होम्योस्टासिस मेंटेन करने के लिए, ऑक्सीजन प्रदान करने के लिए हार्ट पंप करता है। इन केस ऑफ सीवियर ब्लड लॉस, ब्लड प्रेशर ड्रॉप एंड ब्लड सेल्स रिसीव लेस ऑक्सीजन एंड फंक्शन लेस एफिशिएंटली। जब ब्लड लॉस होगा तो खुद हार्ट को भी ब्लड कम मिलने लगता है, ऑक्सीजन कम मिलती है और फंक्शनिंग डाउन होने लगती है। इफ द ब्लड लॉस कंटिन्यूज, हार्ट सेल्स बिकम वीकर, द पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट डिक्रीजेज फर्दर। अगर ब्लड लॉस रुका नहीं तो हार्ट का काम करना धीरे धीरे कम होने लगता है और बीपी धीरे धीरे और अधिक कम होने लगती है। तो इस प्रकार जब लार्ज ब्लड लॉस अमाउंट में ब्लड लॉस होने लगता है तो हार्ट पंपिंग धीरे धीरे कम करने लगता है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव फीडबैक साइकिल दैट हैज सीरियस consequences and may even lead to death if there is no medical intervention। इस प्रकार अगर लगातार ब्लड लॉस होता गया और इस सिस्टम को रोका नहीं गया तो डेथ भी हो सकती है। ब्लड क्लॉटिंग इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। ब्लड क्लॉटिंग होती है वो भी पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम के द्वारा होती है। दीज एग्जाम्पल सजेस्ट सम इंपॉर्टेंट डिफरेंसेज बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक सिस्टम बिकॉज ए पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम कंटिन्यूसली रीइंफोर्सेज ए change in control condition. Some event outside the system must shut it off। पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम और नेगेटिव फीडबैक सिस्टम में प्रमुख अंतर यह होता है कि नेगेटिव फीडबैक सिस्टम कंट्रोल कंडीशन को में परिवर्तन लाने के लिए नेगेटिवली फीडबैक देता है, जबकि पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम पॉजिटिवली
रीइंफोर्स करता है जब तक कि इसको आगे से कोई कंडीशन बंद नहीं कर दीजिए, बंद नहीं होता। अगर पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम काम करना बंद नहीं होता तो शरीर के लिए हानिकारक रहता है। इफ़ द एक्शन ऑफ ए पॉजिटिव सिस्टम इज नॉट स्टॉप्ड इट कैन रन अवे एंड मे इवन प्रोड्यूस लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन इन द बॉडी। द एक्शन ऑफ ए नेगेटिव फीडबैक सिस्टम बाय कॉन्ट्रास्ट स्लो एंड देन स्टॉप एज द कंट्रोल कंडीशन रिटर्न टू इट्स नॉर्मल। जहाँ पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम को अगर रोका नहीं गया तो बहुत खतरनाक हो सकता है, वहीं नेगेटिव फीडबैक सिस्टम धीरे धीरे कम होते होते वाइटल पैरामीटर नॉर्मल आते ही अपने आप बंद हो जाता है। यूजुअली पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम रीइंफोर्स कंडीशन दे डू नॉट हैपन वेरी ऑफन। पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम रेयरली या इमरजेंसी में काम में लिया जाता है, जबकि नेगेटिव फीडबैक सिस्टम हमारे शरीर में फेयरली या स्टेबल कंडीशन बनाए रखने के लिए कार्य करता है। सो इफ द रेस्पॉन्स एनहेंसेस और इंटेंसिफाई द स्टिमुलस ए सिस्टम इज ऑपरेटिंग बाई पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। तो रेस्पॉन्स या स्टिमुलस बढ़ रहा है तो पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम है, और रेस्पॉन्स स्टिमुलस कम हो रहा है तो ये नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। तो दोनों सिस्टम विरोधाभासी प्रकृति के होते हैं, अपोजिट फंक्शन करते हैं और क्या करते हैं, हमारे शरीर में होम्योस्टासिस में हेल्प करते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि होम्योस्टासिस में जो हेल्पफुल चीज़ें होती है उनमें प्रमुख रूप से पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक सिस्टम होते हैं। पॉजिटिव फीडबैक पॉजिटिवली रेस्पॉन्स को बढ़ाता है और नेगेटिव फीडबैक नेगेटिवली रेस्पॉन्स को बढ़ाता है, और दोनों सिस्टम मिलकर बॉडी के होम्योस्टासिस को स्थापित करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। दोनों का जो प्राइम ऑब्जेक्ट होता है वो बॉडी के होम्योस्टासिस को मेंटेन करना होता है। तो इस प्रकार हमारे शरीर में कई प्रकार के फंक्शन, वाइटल पैरामीटर्स, कई फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इन्हीं मैकेनिज्म के द्वारा रेगुलेट की जाती है। आज के इस वीडियो में हमने सीखा कि होम्योस्टासिस क्या होता है, किस प्रकार बॉडी का इंटरनल बायोकेमिकल कंपोजिशन बैलेंस रहता है, और किस प्रकार नेगेटिव फीडबैक सिस्टम और पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम दोनों मिलके हमारी ह्यूमन बॉडी को रेगुलेट करते हैं। यदि आज का ये वीडियो आपको नॉलेजफुल लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना नहीं भूलें। इसके साथ साथ आप नोटिफिकेशन आइकन या घंटे के निशान को जरूर प्रेस करें, जिससे कि आने वाले नॉलेजफुल वीडियो का नोटिफिकेशन सीधा आपको मिल सके। इस वीडियो से रिलेटेड आपके कोई डाउट्स हो या सजेशन हो तो इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और यदि आपको लगता है कि ये वीडियो आपके अन्य फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड्स के लिए हेल्पफुल हो सकता है तो प्लीज़ इस वीडियो का लिंक उन लोगों तक शेयर करें जिससे उनको भी इस नॉलेज के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल सके। धन्यवाद।